जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज की क्लास का जो है वो आगाज़ करते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। काइंडली इसको चेकआउट कीजिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट जो है वो विज़िबल हो रहा है। जी, एक बार मुझे कंफ़र्म करें कि ये जो स्क्रीन मैंने शेयर की क्या ये आपको शो हो रही है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज का हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी रिवीजन चल रही है और चैप्टर नंबर 2 में से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तमाम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, देखिए चैप्टर है हमारे चैप्टर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं हर वो प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब हर वो प्रॉब्लम, हर वो क्वेश्चन जिसका रिलेशन होगा, जिसका ताल्लुक होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे अगर आजकल की अगर हम बात करें तो जैसे ये स्मोक जो है, अब स्मोक जो है इसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है। तो स्मोक जो है ये हमारे लिए इस वक्त ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और याद कीजिएगा किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए फिर जो मेथड हम यूज़ करते हैं, बायोलॉजी में जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? अ साइंटिफिक मेथड, साइंसदानों की तरफ से बनाया गया एक ऐसा मेथड जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड जो है इसका आगाज़ सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आगाज़ जो है ये सबसे पहले गैलीलियो जो थे उन्होंने किया था। गैलीलियो ने 1590 में, आज से कई सौ साल पहले जो है, तकरीबन 500 साल पहले जो है, इस एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए जो है प्रॉब्लम्स को हल करने का तरीका जो है वो ईजाद किया था। तो ये गैलीलियो के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि गैलीलियो ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो अपना कब किया था? 1590 में। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करता चलूँ, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल कैसे किया जा सकता है। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट बनता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। हर वो प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम करार दिया जाएगा। और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो साइंटिफिक मेथड हमारे पास मौजूद होता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। और इस मेथड का आगाज़ सबसे पहले गलीलियो नामी साइंसदान ने किया था 1590 में। अब मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है, तो हर मेथड जो है वो कई मल्टीपल स्टेप्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो ये जो बायोलॉजिकल मेथड होता है इसमें टोटल बेटा 7 जो है वो हमारे पास स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला जो स्टेप है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मतलब कि हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान होती है। जो पहला स्टेप है वो हमारे पास क्या है कि हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता चलता है। फिर हम क्या करते हैं, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बेटा हल करने के लिए हम जो फर्स्ट स्टेप यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट मेथड, हमारे फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, वो ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन से हम क्या करते हैं बेटा, हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस से जो है वो फिर हम डिडक्शन जो है वो अखज़ करते हैं। और डिडक्शन के बाद जो है वो फिर हम स्टार्ट करते हैं। डिडक्शन के बाद जो है वो फिर हमारे पास मुख्तलिफ मल्टीपल स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो हमारे पास होता है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में जो है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन क्या है, दी फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें जो है ना, जैसे अभी हमने बात की कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के 7 स्टेप्स होते हैं, उसमें हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो वो तो हमें पता चल चुका है। अब उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो हमने नेक्स्ट मेथड यूज़ करना है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतल्लिक अपनी तमाम तर जो सेंसेस हैं, जैसे
विजन है, देखने की सलाहियत है, हेयरिंग सुनने की सलाहियत है, स्मेल है, सूंघने की सलाहियत है, चखने की सलाहियत है, छूने की सलाहियत है। हम तमाम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं बेटा, उस प्रॉब्लम से मुतल्लिक तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करते हैं। तो दी गई प्रॉब्लम जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए जो भी हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए, उस इंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन का अब ऑब्जर्वेशन जो है ना बेटा, ये दो तरह की होती है। ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है हमारे पास। एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अगर तो इंफॉर्मेशन में क्वांटिटी का जिक्र है, कोई नंबर मौजूद है, कोई वैल्यू मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और एक दूसरी होती है बेटा हमारे पास, ये जो यहाँ पे मेंशन की गई है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब दोनों का जब कंपैरिजन किया जाता है, मतलब जब हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए जब हम ऑब्जर्वेशन को इकट्ठी कर रहे होते हैं, जो कि अभी हमने बात की कि ये दो किस्म की होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है। तो हर साइंटिस्ट की और एक बायोलॉजी स्टूडेंट की कोशिश होती है कि वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करे। क्योंकि जो क्वांटिटेटिव, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, व्हाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट। क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव बिकॉज दे आर इनवेरिएबल। क्योंकि ये तब्दील नहीं हो सकती, ज़ाहिर सी बात है। इस इंफॉर्मेशन में क्वांटिटी जो है वो मौजूद होती है और क्वांटिटी वैल्यू जो है वो कभी भी तब्दील नहीं होती। मैयरेबल क्वांटिटी है तो हम इस वैल्यू को मैयर भी कर सकते हैं, मालूम भी कर सकते हैं, और फिर हम इसको कैन बी रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ नंबर, और नंबर्स की शक्ल में हम ये इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज भी कर सकते हैं। तो जब भी हम ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी करते हैं 5 ऑब्जर्वेशंस को 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए, तो हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करना जो है वो प्रेफर करते हैं। क्योंकि ये इनवेरिएबल होती हैं, मैयरेबल होती हैं, और इनको हम नंबर्स की फॉर्म में जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, नीचे कंपैरिजन दिया हुआ है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है क्वालिटेटिव में, मैं पहले फर्स्ट पढ़ रहा हूँ। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। कि जो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। बात तो ठीक है कि जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन में ये चीज़ हमें मिसिंग है। हमें ये नहीं पता चल रहा कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से कितना कम होता है। अब यही ऑब्जर्वेशन, यही इंफॉर्मेशन अगर हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में लेते हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है। तो उस दोनों के अंदर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें बताती है कि जी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 100 टाइम जो है वो कम होता है, 100 टाइम जो है वो कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट से। अब नेक्स्ट आप देखिए बेटा, ये जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास दी हुई है, आफ्टर अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथानॉल। कि अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है तो वो एथानॉल के 1 लीटर से भारी होगा। अब कितना भारी होगा वो हमें इस इंफॉर्मेशन में नहीं पता चल रहा। लेकिन यही अगर हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जिसमें बता रहा है अ लीटर ऑफ वाटर वेट 1000 ग्राम्स एंड अ लीटर ऑफ एथानॉल वेट 789 ग्राम। कि 1 लीटर वाटर 1000 ग्राम के बराबर होता है, जबकि 1 लीटर एथानॉल जो है वो 789 ग्राम के जो है वो बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि पानी का जो 1 लीटर है वो एथानॉल से भारी है, और कितने ग्राम भारी है वो भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है, 211 ग्राम का जो है वो यहाँ पे फ़र्क है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमें ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसीलिए जब भी हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है पॉइंट, वो होता है कि जी ऑब्जर्वेशन जब हम बना लेते हैं और मतलब इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब हाइपोथेसिस हम कैसे बना सकते हैं, तो बेटा बात देखें, उसने लिखा हुआ है कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करते हैं, इकट्ठी करके उसको डाटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस डाटा को रीड करके उस डाटा से एक
स्टेटमेंट जो है वो अखज़ करते हैं, जो वो समझते हैं कि वो प्रॉब्लम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसका आंसर हो सकती है, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस का उर्दू में मतलब होता है किसी के बारे में राय कायम कर लेना। आप पहले किसी आपको आप किसी शख्स के अगर मिलना चाह रहे हैं और उस शख्स के बारे में जो है वो आपको कहीं से मालूमात मिलती है, तो आप उन मालूमात, अब वो मालूमात जो आपको मिली है किसी दूसरे शख्स से, वो है ऑब्ज़र्वेशन। अब उन ऑब्ज़र्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप उस शख्स के बारे में जिससे अभी आपने फ़र्स्ट टाइम मिलना है, आप उसके बारे में एक राय कायम कर लेते हैं, वो आपकी बन जाती है बेटा हाइपोथेसिस। ऑब्ज़र्वेशन से ही हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस होती क्या है? ये एक मुख्तसर सी स्टेटमेंट होती है जो हम ऑब्ज़र्वेशन से ही हासिल करते हैं, इसे बेटा हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब एक हाइपोथेसिस जो है उसमें कुछ खसूसियात होनी चाहिए, जैसे ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सादा सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, एक मुख्तसर सा ख्याल होना चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनानी है, जो ऑब्जर्वेशन आपने कलेक्ट की है उसके साथ मैच करनी चाहिए। मतलब अगर आपने तोते के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन इकट्ठी की है, तो हाइपोथेसिस भी आपके तोते के मुतल्लिक ही होनी चाहिए। मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपने इकट्ठी की है उससे मिलती जुलती आपने हाइपोथेसिस जो है वो बनानी है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि हाइपोथेसिस जितनी सिंपल हो सके उसको उतना सिंपल जो है वो रखें, क्योंकि उस पर फिर एक्सपेरिमेंट करना जो है वो आसान हो जाता है। और वो स्टेटमेंट इस काबिल होनी चाहिए कि हम उस पर कोई ना कोई टेस्ट कर सकें, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें, और एक्सपेरिमेंट करके अगर वो दुरुस्त साबित होती है या गलत साबित होती है तो हम उसको कर सकें। ये क्वेश्चन जो है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस आ जाती हैं। तो मैं इसको एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ कि एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, मुख्तसर सा ख्याल होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन से इसको मैच करना चाहिए, जितना सिंपल हो सके इसको सिंपल रखें, और ये स्टेटमेंट जो है टेस्ट के काबिल भी होनी चाहिए। मतलब इस काबिल होनी चाहिए कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट जो है वो भी परफॉर्म कर सकें। अच्छा बेटा, जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मेंट बाय कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। के एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल से क्या मुराद है? तो देखिए जी, वो कहता है इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, साइंस में जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। साइंस में जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, चाहे फिज़िक्स में करें, केमिस्ट्री में करें, बायोलॉजी में करें, तो हमेशा उस एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में हमने दो ग्रुप्स बनाए होते हैं, एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे होते हैं, और कंट्रोल ग्रुप जो होता है ये नॉर्मल ग्रुप होता है। इसमें फिर हम क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का रिजल्ट होता है उसको कंट्रोल ग्रुप के साथ हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके जो है वो हम फिर कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। लेट से हमारे पास प्लांट्स के दो ग्रुप्स हैं, हमने उनको सेम तरीके से जो है वो ट्रीट करना है, सेम तरीके से ट्रीट करना है, सवाए उस वेरिएबल के, सवाए उस शय के जिसको हमने टेस्ट करना है। लेट से हम एक ड्रग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि प्लांट पर फलां ड्रग का जो है वो अफेक्ट क्या होता है, तो हमने दोनों प्लांट्स को हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, लेकिन एक प्लांट जो है उसको हम ड्रग प्रोवाइड करेंगे और दूसरे प्लांट को हम ड्रग प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब जिसको हम ड्रग प्रोवाइड करेंगे वो होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिसको हम ड्रग प्रोवाइड नहीं करेंगे वो हमारा होगा बेटा कंट्रोल ग्रुप। जैसे मिसाल दी है यहाँ पर, हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने एक्सपेरिमेंट करना है और ये पता लगाना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़रूरी होती है या नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ग्रुप्स बना लेंगे। अगेन हम एक कंट्रोल ग्रुप बना लेंगे और दूसरा जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना लेंगे। अब जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसमें हम क्या करेंगे, प्लांट को हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड भी देंगे क्योंकि ये नॉर्मल ग्रुप है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो नतीजा क्या होगा, अब एक ग्रुप में हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है और दूसरा ग्रुप जिसको आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह रहे हैं उसमें आपने प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की। तो हम दोनों का जो रिजल्ट होगा उसको फिर कंपैरिजन कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि आया प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है या नहीं है। हमने चैप्टर नंबर 7 में भी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा हुआ है और उसमें आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा बेटा, जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास आ जाते हैं रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स को समराइज़ करना जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिज़ल्ट्स को हम क्या करते हैं, आमतौर पे क्वांटिटेटिव फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में हम एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट जो है वो इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद वो जो रिज़ल्ट आता है उसको हम क्या कर देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट का मतलब होता है बेटा, हम पब्लिश कर देते हैं रिज़ल्ट को जो है वो शाया कर देते हैं, ताकि आम लोगों को भी पता चल सके कि फ़लाँ प्रॉब्लम का हल जो है वो क्या है। तो पब्लिशिंग ऑफ रिज़ल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो ये जो साइंटिफिक मेथड होते हैं, जैसे अभी हमने शुरू में भी पढ़ा कि बायोलॉजिकल मेथड भी एक साइंटिफिक मेथड है। तो कोई भी साइंटिफिक मेथड होता है तो उसमें जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनको पब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को ये पता चल जाता है, इससे दूसरे लोगों को ये पता चल जाता है, आम लोगों को ये नॉलेज मिलता है कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम का हल जो है वो निकाला जा सकता है। तो बेटा ये हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एक मलेरिया की एग्ज़ाम्पल जो है वो बुक में दी गई है। तो इसमें हिस्ट्री है मलेरिया की, यहाँ पे मलेरिया की हिस्ट्री जो है वो दी गई है, जो कि हम जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल आपने बेटा आज जो है वो बायोलॉजिकल मेथड तक ही जो है वो रखना है। आपका अगर कोई सवाल है, अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के जो 7 स्टेप्स थे उनसे रिलेटेड तमाम जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो बोर्ड में आ चुके हैं या आ सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। बेटा कोई सवाल है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। सर इसकी भी असाइनमेंट बनानी है? जी बेटा, इसकी जो है ना असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो आपके पास असाइनमेंट के तौर पर मौजूद है। और आई थिंक ये जो लास्ट टाइम आपकी वेकेशंस हुई थी, समर वेकेशंस जो थी, उसमें भी आपको ये असाइनमेंट के तौर पर जो है वो दी गई थी। तो इसके लिए जो है ना आपको असाइनमेंट जी की सर। ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन शो की है, ये भी आई थिंक आप ही का होमवर्क है जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है।